हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज इकोनॉमी का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में या पार्ट 1 में आपने देखा था कि हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कैसे मिक्स इकोनॉमी है, कैसे उसमें पूंजीवाद के लक्षण भी समाहित हैं, समाजवाद के लक्षण भी समाहित हैं। और उसी क्रम में आपने पूंजीवाद को भी समझा था, समाजवाद को भी समझा था। तो लेक्चर 1 में मैंने जो सिलेबस लिखाया था, आशा है कि आपने वो सिलेबस लिख लिया होगा और अपने पहले टॉपिक के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो गए होंगे। और उसका जो हमने क्वेश्चन सेशन कराया था उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो आंसर्स दिए थे उससे भी अच्छा लगा कि प्रिपेयर अच्छे से हो रहे हैं बच्चे। तो सेकेंड जो आज हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत, क्योंकि मैंने आपको जो टॉपिक पहला शुरू किया था वो था आर्थिक विकास के अंतर्गत हमने जो टॉपिक दिया था भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय, एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एवं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट है और जिसमें हम लोग लेक्चर 1 में ये कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब हमें देखना है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है जिसको हमें देखना है। तो बच्चों, अगर हम देखें हमारी जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है, जो मॉडर्न इकोनॉमी है, क्योंकि अब हमें प्राचीन काल की अर्थव्यवस्था में नहीं जाना है, हमें मेडिवल इंडिया की अर्थव्यवस्था में नहीं जाना है। कोई ना कोई व्यवस्था रही होगी अर्थव्यवस्था की हर काल में, चाहे वो मौर्य काल रहा हो, चाहे गुप्त काल रहा हो, चाहे मुगल काल रहा हो, हमेशा कोई ना कोई अर्थव्यवस्था रही होगी। लेकिन आज जो हम आधुनिक अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, आज की जो हमारी अर्थव्यवस्था का जो सिस्टम हम देख रहे हैं, हम ये मान सकते हैं कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत में आधुनिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। तो उस आधुनिक अर्थव्यवस्था के विकास के क्रम को आपको समझना है। इस विकास के क्रम में हम देख रहे हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो आज के दौर में स्वतंत्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में दिख रही है। उस मिश्रित अर्थव्यवस्था के दौरान कभी समाजवाद का प्रभाव रहा और कभी आज पूंजीवाद के प्रभाव में हम लोग रह रहे हैं। लेकिन अगर हम उसे क्रम रूप से अगर देखें एक लाइन डायग्राम के द्वारा, मॉडर्न इकोनॉमी को हम ये मान लें कि 1801 में हमारी मॉडर्न इकोनॉमी जो है वो इंडिया में आ गई। यूरोपीय शासन पद्धति के आधार पर, यूरोपीय इकोनॉमी सिस्टम के आधार पर हम ये मान के चलते हैं कि 1800 यानी 19वीं शताब्दी में हम इकोनॉमी के बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर करने लगे, उद्योग धंधे स्थापित होने लगे, बैंक की स्थापना होने लगी। तो इस तरह से हम ये मान के चलते हैं कि इसके बाद का जो दौर था वो आधुनिक अर्थव्यवस्था का दौर आ गया। अब 1801 से लेकर और 1947 का एक दौर था जब ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। कैपिटलिस्टिक अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। ये 1801 टू 1947। अब मैं जिसने भी मेरा पार्ट 1 लेक्चर देखा है, ठीक है, उस पार्ट 1 लेक्चर देखने वाले कैंडिडेट को ये अच्छी तरह पता है कि जब मैं पूंजीवाद बोल रहा हूं तो यहां किसका किसका प्रभाव रहा होगा, क्या रहा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप देख लें, ठीक है। अब अगर यहां हम 1947 की बात करें तो जब हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब भारत जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत पर नहीं चलेगा। इसके बाद निर्णय लिया गया
1955 में कांग्रेस का आवाड़ी अधिवेशन हुआ और उस आवाड़ी अधिवेशन में समाज के समाजवादी ढांचे का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। लेकिन क्योंकि अर्थव्यवस्था की रीढ़ अभी भी, उसका बैकबोन अभी भी पूंजीवाद था, तो हम ये नहीं कर सकते थे, हमारी सरकार ये नहीं कर सकती थी कि नहीं पूंजीवादी सभी चीजें बंद और अब समाजवादी आधार पर हम स्थापित करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते थे हम लोग। तो हमारी उस समय की मजबूरी थी कि हम पूंजीवादी व्यवस्था के साथ समाजवाद को जोड़ते, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को हमने अपनाया। और 1947 से लेकर और एक दौर है 1991 तक का, इसको हम और पहले लिख लें जिससे वो लाइन वहां जाएगी, 1991 तक का। ये वो दौर था 1991 का जब हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत पर चली। मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स इकोनॉमी के सिद्धांत पर चली। और इस दौरान पूंजीवाद के स्थान पर अब किसका प्रभाव हो गया? समाजवादी अर्थव्यवस्था का, सोशलिस्टिक इकोनॉमी का या समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रभाव यहां पर हो गया। अभी मैं इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा कि कैसे यह प्रभाव हो गया। 1991 में जब पूरे विश्व में पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ गया, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा पीछे जाने लगी, तो भारत को भी WTO, वर्ल्ड बैंक और तमाम तरह के प्रेशर के बाद, दबाव के बाद अपनी रणनीति, अपनी आर्थिक नीति को बदलना पड़ा। और इसके बाद 1991 से लेकर अगर हम अभी तक की बात करें 2020 तक, तो 2020 तक हम देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी इस दौरान भी मिश्रित है। इस दौरान भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन अब प्रभाव किसका हो गया? पूंजीवाद का। अभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रभाव 1991 से 2020 के बीच हमें दिखाई पड़ता है। ये हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो यहां पर हमारी जो अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है, अगर हम ये कहें कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इसके 3 फेज दिख रहे हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अपने आप सामने आया इस लाइन डायग्राम से। पहला फेज, ये फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज या पहला चरण, जब 1801 से लेकर 1947 तक जब भारत की अर्थव्यवस्था का विकास पूंजीवादी सिद्धांत के आधार पर हुआ, कैपिटलिस्टिक थ्योरी के आधार पर हुआ, अर्थात निजी क्षेत्र के उद्योगों का विकास हुआ, निजी बैंकों का विकास हुआ, जो भी ऐसे हुआ अभी उसको भी देखते हैं। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के तहत समाजवाद का प्रभाव बढ़ा और समाजवाद के तहत हम देखेंगे कि यहां पर जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस था इकोनॉमी में, सरकार का हस्तक्षेप था, वो हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में जब हम कल्याणकारी सिद्धांत के आधार पर चले, क्योंकि यहां तो लाभ आधारित सिद्धांत रहा होगा, यहां जब हम कल्याणकारी सिद्धांत पर चले तो यहां तक आते आते वैश्विक दबाव होने लगा और भारत की अर्थव्यवस्था अब कल्याणकारी, बिना लाभ के कल्याण, मैं पहले भी कह चुका हूं, नहीं हो सकता। तो उस कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में अब बहुत बड़े घाटे की स्थिति, वित्तीय संकट की स्थिति आ गई और उससे निकलने का एकमात्र रास्ता था कि अब हम कल्याण के साथ लाभ की ओर बढ़ें, अर्थात पूंजीवाद की ओर बढ़ें। तो वैश्विक दबाव के कारण और आंतरिक अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों के विपरीत होने के कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 1991 में आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए और वहीं से फिर हमारी अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर बढ़ गई। और
वर्तमान में हम देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था आज भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रभाव किसका है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का, पूंजीवाद का, पूंजीपतियों का प्रभाव आप देख रहे हैं। आज उसका एक छोटा नहीं बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है, रिलायंस इंडस्ट्री, जियो, ठीक है, सारे सिस्टम्स को ट्रैप करके। तो ये आप देख रहे हैं, आपके सामने है कि पूंजीवाद का कितना बड़ा प्रभाव है। हमारा पब्लिक सेक्टर, हमारी इंडस्ट्री, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है बीएसएनएल का, क्या स्थिति है बीएसएनएल? लगातार घाटे में चल रहा है, बस चलाया जा रहा है, किसी तरह उसको वेलफेयर पॉलिसी के आधार पर चलाया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो कंपनी अभी जिसका जन्म हुए अभी कुछ ही समय हुआ होगा, उस कंपनी ने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। तो एक प्रभाव किसका है? कैपिटलिज्म का है, ठीक है। तो ये अगर हम देखें, यहां पर हमें दिख रहा है पूंजीवाद, पूंजीवाद दिख रहा है हमें। यहां से जब हम यहां चले, यहां हमें समाजवाद का प्रभाव दिख रहा है। आप देखिए, यहां से हमने कहा समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रभाव दिखा, यहां से यहां चल रहे हैं तो समाजवाद का। फिर यहां पर हम आते हैं तो किसका प्रभाव आ गया? पूंजीवाद का। समाजवाद से पूंजीवाद, इधर हम बढ़ते हैं तो फिर हमें पूंजीवाद का प्रभाव दिख रहा है, ठीक है। यानी अगर ये कहा जाए कि स्वतंत्रता के बाद अर्थव्यवस्था का प्रवाह कैसे रहा, तो स्वतंत्रता के पूर्व तो पूंजीवाद का प्रभाव था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद हम किस तरफ से, हम सोशलिज्म या समाजवाद से किस तरफ चल दिए? पूंजीवाद की तरफ चल दिए। तो अब हमारा जो प्रवाह है, ये विकास जो है वो किस क्रम में जा रहा है? हम थर्ड फेज तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से एलपीजी पॉलिसी, लाइसेंस फ्री, एफडीआई, अभी देखिए आप रक्षा क्षेत्र में 74% एफडीआई का परमिशन दे दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रभाव हमें यहां पर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अब ये देखकर स्पष्ट हो रहा है बच्चों यहां पर कि हमारी अर्थव्यवस्था का पहला फेज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव वाला था, दूसरा फेज समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव वाला है, और तीसरा फेज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, फिर से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्रवाह या विकास है, वो डेवलपमेंट जो है वो 3 चरणों में दिखाई पड़ता है, 3 फेजेस में दिखाई पड़ता है। आपके सामने जो अभी तक हमने लाइन डायग्राम में आपको बताया, पहला फेज है पूंजीवाद का प्रभाव, पूंजीवाद का प्रभाव 1801 से 1947। दूसरा फेज है, ठीक है, दूसरा फेज, सेकेंड फेज जो है समाजवाद का प्रभाव 1947 से 1991। और तीसरा फेज है समाजवाद से पूंजीवाद की ओर, समाजवाद से पूंजीवाद की ओर 1991 से 2020 वर्तमान समय तक ये हमें दिख रहा है। अभी इस तरह के प्रभाव की अगर हम बात करें तो ये प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये अब अगर हम देखें यहां पर कि पूंजीवाद का प्रभाव जब था, जब ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, ड्यूरिंग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड, तो उस समय जो है वो कैसे पूंजीवाद का प्रभाव है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं किया, गवर्नमेंट ने कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं की, गवर्नमेंट ने कोई बैंक स्टैब्लिश नहीं किया। इस ड्यूरेशन में जो ब्रिटिश शासनकाल का यह ड्यूरेशन है, इसमें निजी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना हुई। निजी क्षेत्र के उद्योग, चाहे फोर्ट ग्लास्टर में जो है वो कोई फैक्ट्री स्थापित हुई हो,
चाहे श्री रामपुर में कोई फैक्ट्री स्थापित हुई हो, कुल्टी में कोई फैक्ट्री स्थापित हुई हो, तो वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई और पूरी तरह से वो अपनी पूंजीवादी सिद्धांत अर्थात स्वतंत्रता के सिद्धांत, लाभ के सिद्धांत के आधार पर पूंजीपतियों के द्वारा, चाहे वो यूरोपीय कंपनियां थी उन्होंने स्थापित किया, चाहे भारतीय उद्योगपतियों या सेठों ने इनको स्थापित किया। इस ड्यूरेशन के दौरान दूसरा क्या होता है, हम देखते हैं जो हमारी बैंकिंग व्यवस्था थी, हमारा जो बैंकिंग सिस्टम था, वो भी पूंजीपतियों के द्वारा स्थापित किया गया, अर्थात निजी क्षेत्र के बैंक स्थापित हुए। तो हम अगर वन बाय वन चलें, इस ड्यूरेशन में हम पूंजीवाद का प्रभाव देखें तो इसे हम कैसे कोड कर सकते हैं कि पूंजीवाद का प्रभाव था। सबसे पहली तो ये बात है कि निजी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना, ओके, ठीक। देन निजी बैंकों की स्थापना, प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक स्थापित किए गए, पूंजीपतियों ने मिलकर बैंक स्थापित किए, यूरोपीय कंपनियों या यूरोपीय उद्योगपतियों ने बैंक स्थापित किए। इकोनॉमी भी जो है वो किसके हाथ में थी, बैंकिंग के रूप में प्राइवेट सेक्टर के हाथ में थी। इवन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट के रूप में 1875 में हुई थी ना, ठीक है। पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट के रूप में, कौन से कैपिटल मार्केट, निजी क्षेत्र के। प्राइवेट सेक्टर ने कहा कि भाई जब बैंकों से हमें पूंजी की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो हम क्या करेंगे, हम मार्केट से पूंजी की व्यवस्था करने के लिए एक कैपिटल मार्केट स्थापित करेंगे। और 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थापित किया गया। और वो सब कुछ किसके अंडर में था, प्राइवेट सेक्टर के अंडर में था, गवर्नमेंट के अंडर में नहीं था, ठीक है। गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन हुआ करते थे, लेकिन ये स्वतंत्र होकर, ये पूंजीवाद का प्रभाव था। यूरोपीय कंपनियों ने बड़े पैमाने पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपने बड़े या छोटे औद्योगिक इकाइयां स्थापित की, गोडाउन्स बनाए, अपने आयात निर्यात के सेंटर्स बनाए और इसके अलावा बैंकों की स्थापना की, जिसमें यहां के पूंजीपति भी शामिल थे। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कैपिटल मार्केट भी इसके तहत स्थापित हुआ। अब जो दूसरा फेज था, उस दूसरे फेज में आए अगर हम देखें, जिसको हम कह रहे हैं समाजवाद का प्रभाव। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो हमारी, मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था की जो बैकबोन थी वो पूंजीवाद थी, कैपिटलिस्टिक थी। बैंक प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, सारे बड़े उद्योग प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, और कैपिटल मार्केट भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। तो हम ये नहीं कह सकते थे कि ठीक है हम सब एक्वायर करते हैं, गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ एक्वायर करती है, तो गवर्नमेंट उतनी व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था कहां से करेगी, ठीक है। तो हमारी मजबूरी थी उस समय, और हमारी मजबूरी ही नहीं, हमारे देश के लिए ये अच्छा भी था कि हम किसी एक इकोनॉमी की ओर नहीं चलते, क्योंकि आप पूंजीवादी सिद्धांत क्या है, वो प्रॉफिट बेस है। और जब वो प्रॉफिट बेस सिद्धांत या थ्योरी है, तो उस सिद्धांत के आधार पर जब आजादी के पहले या स्वतंत्रता के पहले अर्थव्यवस्था हमारी चल रही थी, तो उसका लाभ केवल 2% लोगों को मिल रहा था। अब ऐसे में आवश्यकता थी कि जब हम समाज के अधिकतम लोगों का हित नहीं कर पाएंगे तो हमारे आर्थिक और सामाजिक विकास का मतलब क्या होगा। तो इसीलिए 1947 में जब हमें स्वतंत्रता मिली और हमारी सरकार की स्थापना हुई, उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ी, तो यह निर्णय लिया गया कि भारत में समाजवाद की जो नीतियां हैं उसको भी अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाएगा। और पहले से जो पूंजीवाद चला आ रहा है उसमें जब ये शामिल हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और लेकिन क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था ने तो पूरा सिस्टम कंट्रोल कर ही लिया है अर्थव्यवस्था का, अब उसमें समाजवाद की
नीतियों को लागू करने के लिए हमें इंटरफेरेंस करना पड़ेगा, हमें ऐसी नीतियों को लागू करना पड़ेगा। तो 1947 के बाद जो है, जो प्रभाव आया हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में, वो समाजवाद का प्रभाव। और अभी मैंने बताया कि कब से कब तक, 47 से 91 तक समाजवाद का प्रभाव था। अब इस ड्यूरेशन में हम इसके प्रभाव को, कुछ ऐसे नीतियां लागू की गई, ऐसे कार्य किए गए जिससे यह स्पष्ट होता है कि ऐसा हुआ। तो उनको मैं आपको बताता हूं। अगर हम देखें तो इस ड्यूरेशन में सबसे पहले 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया है, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, आरबीआई भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था, आरबीआई को गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, अपने अंडर में कर लिया, इसको बोले नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। ठीक, 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उस समय का पूरे भारत में जिस बैंक की चेन थी वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसको टेक ओवर गवर्नमेंट ने किया, उसको एक्वायर किया, उसको नेशनलाइज करके और उसे नाम दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, 1955 में। तो अब गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को एक्वायर कर रही है, तो ये क्या है? ये समाजवाद है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। मैंने पहले भी बताया ना, तो वो कहीं ना कहीं नियंत्रित कर रही है, राज्य नियंत्रित। अब 1956 में द्वितीय औद्योगिक नीति, सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, द्वितीय औद्योगिक नीति। 1948 में पहली औद्योगिक नीति आई थी स्वतंत्रता के बाद, 1956 में सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसमें क्या था? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग की स्थापना का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग की स्थापना का प्रावधान किया गया सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 के अंतर्गत। यानी जैसे आप आज देख रहे हैं इंडियन रेलवे या हमारे इंडियन ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन, ठीक है, एनटीपीसी, ये सारी कंपनियां जो है वो इसी पॉलिसी के अंतर्गत कि अब सरकार पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री स्थापित करेगी, ये प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया। इसके बाद एक बड़ा निर्णय हुआ 1969 में, 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1980 में 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब आप देखिए, गवर्नमेंट, ये सोशलिस्टिक पॉलिसी है ना, समाजवाद का प्रभाव। प्राइवेट बैंकों को गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है, उनका राष्ट्रीयकरण कर रही है, ये आपके सामने आ रहा है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत 1990 सेबी पर सरकार का नियंत्रण, ठीक है, मतलब सीधे गवर्नमेंट का, 1992 गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस के द्वारा, अध्यादेश के द्वारा, सेबी का मतलब सीधे हो गया सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कैपिटल मार्केट पर भी सरकार का नियंत्रण हो गया,
ठीक है, गवर्नमेंट का कंट्रोल। तो ये मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं आपके सामने कि कैसे इस ड्यूरेशन में भारत की अर्थव्यवस्था में हमें अर्थव्यवस्था का जो विकास का क्रम दिख रहा है, उस विकास के क्रम में कैसे समाजवाद प्रभावी था, समाजवादी नीतियां कैसे प्रभावित थी इन कार्यों के द्वारा। इसके अलावा अनेक जो है सरकारी संस्थाओं का विकास किया गया, कोर इंडस्ट्री जो थी उसको गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला उद्योग का बहुत बड़ा क्षेत्र कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील या आयरन का जो इंडस्ट्री थी उस पर कंट्रोल करने के लिए जो है बड़े सेक्टर को उसके अंतर्गत लाने के लिए सेल के अंतर्गत तो ये कार्य किया गया। ओएनजीसी, एनटीपीसी, ठीक है, लाइसेंस पॉलिसी को और कड़ा किया गया, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का जो है उनको बढ़ाने के लिए उनके लिए आरक्षित किए गए उद्योग कि ये सेक्टर जो है, जैसे परमाणु ऊर्जा है, ठीक है, रक्षा है, ठीक, ऐसे कई सारे सेक्टर्स जो है वो डिसाइड किए गए कि इनका प्रोडक्शन कौन करेगा, केवल पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री नहीं। उद्देश्य क्या था कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, क्योंकि उसमें जो है वहां वेलफेयर की भी पॉलिसी है, प्रॉफिट के साथ वेलफेयर, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो, ये प्रयास किया गया और ये समाजवाद का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था के इस विकास के दौरान रहा। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे, इसको आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी और देखेंगे, बैंकिंग में भी। अभी तीसरा फेज जो है उस पर आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का जो थर्ड फेज है उस पर आते हैं। आज जो है वो बहुत ही भयंकर उमस वाली गर्मी है, लेकिन गर्मी हो या जाड़ा, आपको मौसम कैसा भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हों, लड़ाई करते रहनी है। आप देखिए लगातार जो है आयोगों के द्वारा, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, चाहे कर्मचारी चयन आयोग हो, लगातार तिथियों की घोषणाएं होती जा रही हैं, एग्ज़ाम डेट्स की। आप में से बहुत से लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि स्थितियां सामान्य हो तो हम तैयारी करें, और आयोग इस बात का इंतजार कर रहा है कि स्थितियां सामान्य हो तो हम परीक्षा करा लें। तो अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे बेवकूफ़ों का क्या होगा, ऐसे इडियट्स का क्या होगा जो ये सोच रहे हैं कि परिस्थितियां सामान्य हो तो तैयारी करें। तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तैयारी तो करना ही है, क्योंकि सामान्य होने पर तैयारी का अवसर नहीं मिलेगा, सामान्य होने पर परीक्षाओं का अवसर मिलेगा, परीक्षाएं देनी होंगी आपको। तो अभी भी जो अलर्ट हैं वो आप कनेक्ट हैं अपने सिस्टम से, कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ जैसे आपको समय मिल रहा है आप अच्छे से करते रहिए। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के कैंडिडेट्स को इस बार बहुत अच्छा अवसर मिला है कि समय का एक्सटेंशन मिला है, तो अब उसका फ़ायदा उठा लें, क्योंकि समय का एक्सटेंशन मिलता है तो दो चीज़ें होती हैं। एक तरफ कंपटीशन कम होता है, कम क्या होता है, क्यों? क्योंकि बहुत से लोग कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, और एक तरफ कंपटीशन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? बहुत से कैंडिडेट्स जो है उस समय का लाभ उठा लेते हैं। ठीक है, तो अब आप उस कैटेगरी में है कि इस कैटेगरी में है, ये आप अपना तय कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग तीसरे फेज की बात करते हैं अर्थव्यवस्था के विकास की। तीसरा फेज है समाजवाद से पूंजीवाद की ओर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर। ये फेज है 1991 से वर्तमान समय 2020, जो शायद इस समय पूरे विश्व में जितने भी लोग इस पृथ्वी लोक में निवास करते हैं उनके लिए, उनके जन्म से लेकर अभी तक शायद ये सबसे चुनौतीपूर्ण वर्ष, बुरा वर्ष तो कह ही सकते हैं, चुनौतीपूर्ण वर्ष साबित हो रहा है 2020। अब तो बहुत बड़ी संख्या में पूरे विश्व में लोग ये सोच रहे हैं कि ये 2020 गुजर जाए, 2020 निकल जाए, जल्दी से यहाँ 1 आ जाए। ठीक है, तो फिलहाल चुनौतियाँ भी हैं, बहुत कुछ सिखा भी रहा है ये हमें। ये चुनौतियाँ जो है वो हमको आपको बहुत कुछ सिखा रही हैं।
अब हम 1991 की अगर बात करें, 1991 की अर्थव्यवस्था की बात करें तो देखिए 1989-90 में 89-90 में गल्फ क्राइसिस हुई, खाड़ी संकट हुआ और इराक कुवैत के आपसी तनाव के कारण और उसमें अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण युद्ध जैसी स्थिति आ गई। नाटो की सेनाओं ने यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हमला कर दिया और सबसे बड़ा उसके कारण समस्या आई कि जो हमारे ऑयल कंट्रीज़ हैं वो प्रभावित हो गए और जो भारत का ज़्यादातर ऑयल का आयात होता है वो अरब कंट्रीज से होता है, तो उससे हम प्रभावित हुए और ऑयल के प्राइसेस बहुत हाई हो गए और ऐसे में हमारी जो विदेशी मुद्रा थी, विदेशी मुद्रा भंडार था, वो प्रभावित हुआ। और क्योंकि उससे पहले हम वेलफेयर की पॉलिसी लेकर चले थे तो बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति में नहीं थे, वर्ल्ड बैंक से बहुत बड़े कर्जे भी थे, तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस समाजवादी नीतियों के तहत थे कि हम एफडीआई इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, एफडीआई की परमिशन नहीं देंगे, विदेशी कंपनियों को यहाँ पर परमिशन नहीं देंगे, यहाँ से आयात निर्यात की बहुत ज़्यादा छूट नहीं होगी, निर्यात करना है तो ठीक है, आयात करना है तो फिर हम इतने प्रतिबंध लगाएंगे, इतनी कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर बहुत सारे कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है हतोत्साहित करने के लिए, क्योंकि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वो राष्ट्रवाद के सिद्धांत के आधार पर चलती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीयवाद के सिद्धांत पर चलती है, इंटरनेशनलिज्म होता है उसके अंतर्गत। तो कहीं ना कहीं अब जरूरत दोनों की पड़ती है, कभी राष्ट्रवाद की और कभी अंतर्राष्ट्रीयवाद की। हम ये कहें कि हम निर्यात करेंगे, हम आयात नहीं करेंगे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। दूसरा देश भी तो ये कह सकता है कि हम निर्यात नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, वो भी कह सकता है हम आयात नहीं करेंगे, तो फिर किसी का आयात निर्यात होगा ही नहीं। तो ऐसे में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन WTO के एक्सटर्नल प्रेशर पड़ रहे थे भारत पर कि भारत की अर्थव्यवस्था की जो नीतियां हैं वो परिवर्तित होनी चाहिए। और भारत की आर्थिक स्थिति उस समय दयनीय हो गई, भारत सरकार को मजबूर होना पड़ा कि अब अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए नए रास्ते की ओर चलना होगा। और उस समय श्री PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे 1991 में और डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। और यहां से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ उसका श्रेय वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह को दिया जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया जाता है। उस समय जो रिफॉर्म हुए उनके द्वारा जो सबसे बड़ा रिफॉर्म किया गया, पूंजीवाद की तरफ हम कैसे बढ़े, उन्होंने जो आर्थिक सुधार अपनाया वो जो नीति पर आधारित था वो था LPG। तो सबसे पहले आपको इसको समझना है LP और G, इस प्रभाव। यहां पर सबसे पहले हम इस पॉलिसी के आधार पर यहां पर आए, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन अगर हम देखें, उदारीकरण, तो इससे पहले जब समाजवाद का प्रभाव था तो अनेक उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था अनिवार्य थी। तो अधिकतर उद्योगों को लाइसेंस फ्री कर दिया गया। सबसे पहले उदारीकरण देखें तो लाइसेंस फ्री व्यवस्था लागू की गई। लाइसेंस फ्री, बहुत कम ही उद्योग रह गए। आप जब उद्योगों का विकास देखेंगे तो वहां आपके सामने आएगा कि बहुत कम ऐसे उद्योग रह गए जिन पर लाइसेंस की जरूरत अब रह गई। लाइसेंस फ्री व्यवस्था, ठीक है। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, उदार करने के लिए और ज्यादा उदारीकरण करने, ठीक है। तो उद्योगों की स्वतंत्रता, उद्योगों की स्वतंत्रता, ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा उनको स्वतंत्र किया गया, फ्री किया गया। ऐसी पॉलिसीज लाई गई कि अब उन पे जैसे भारत में कहा जाता था इंस्पेक्टर राज, इंटरफेरेंस होता था तमाम डिपार्टमेंट्स का, तमाम चीजों का इंटरफेरेंस होता था उद्योगों में, व्यापार में, उसको कम किया गया, उनको स्वतंत्रता दी गई। ये व्यवस्था लिबरलाइज हुई, उदार हुई।
प्राइवेटाइजेशन, मैं अभी बिल्कुल आपको ब्रीफली बता रहा हूं ये बात, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, अब प्राइवेटाइजेशन कैसे हुआ, अगर इस पर आते हैं तो निजीकरण। तो निजीकरण, सबसे पहली बात तो यह है कि निजीकरण के लिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है निजी बैंकों की स्थापना व प्रोत्साहन, ठीक है। तो निजी बैंकों की स्थापना हुई, उनको प्रोत्साहन दिया गया, ठीक है, उनको बढ़ावा दिया गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक और प्रमोट किया गया, वो एस्टैब्लिश हुए। प्राइवेटाइजेशन, बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहां पर केवल पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रीज ही जो है वो प्रोडक्शन कर सकती थी, ठीक है। तो उनमें क्या किया गया, सार्वजनिक क्षेत्रों हेतु आरक्षित उत्पादों को घटाया गया। पब्लिक सेक्टर के लिए जो रिजर्व प्रोडक्ट थे वो अब बहुत कम रह गए, ज्यादातर प्रोडक्ट्स को ओपन फॉर ऑल प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है, ये यहां पर किया गया, ठीक। विनिवेश नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। विनिवेश नीति या डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब विनिवेश नीति या डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत क्या किया गया, हमारे ये क्यों लाया गया, ये निजीकरण के तहत क्यों कहा जाता है कि बहुत से ऐसे सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे जो घाटे में चल रहे थे, बहुत ज्यादा घाटे में चल रहे थे, और हम वेलफेयर पॉलिसी के तहत उनको चलाए जा रहे थे। सरकार को घाटा हो रहा है, चलाया जा रहा है। जैसे आज रेलवे के बहुत सारे ट्रैक घाटे में हैं, लेकिन चलाया जा रहा है क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों का कल्याण है। हम बंद कर देंगे तो नहीं ठीक होगा, ठीक है। तो ऐसे में उसको चलाया जा रहा था, लेकिन अब ये लगा कि ये घाटा बढ़ता जाएगा, तो क्यों ना जो घाटे में चल रहे उद्योग हैं उनका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, उनको निजी क्षेत्र को बेच दिया जाए। तो निजीकरण हुआ कि नहीं। अगर एयर इंडिया घाटे में है, एयर इंडिया लॉस में जा रहा है, जब एयर इंडिया को गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया था तो निवेश किया था, इन्वेस्टमेंट किया था। एयर इंडिया को प्राइवेट सेक्टर को बेचेगी तो क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। बीएसएनएल घाटे में चल रहा है, जब बीएसएनएल को सरकार ने स्थापित किया था तो इन्वेस्टमेंट किया था। बीएसएनएल को अगर बेच दिया जाए, कल को जियो को बेच दिया जाए, एयरटेल को बेच दिया जाए, उसके शेयर बेच दिए जाए, तो वो क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने अपने शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए, इसी को हमने कहा ये निजीकरण हुआ, ये प्राइवेटाइजेशन हुआ, ठीक है। तो ये पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन की ओर इशारा करता है कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़े, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें यहां पर थोड़ी सी बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की ब्रीफली। तो ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण, हम अपनी व्यवस्था को ग्लोबलाइज करें। अभी तक हम बहुत सारी चीजों पर आयात का प्रतिबंध लगा रहे थे, सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी ज्यादा लगा रहे थे, कम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या होगा, खुली आयात निर्यात नीति, ओपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, खुली आयात निर्यात नीति, ज्यादा से ज्यादा आयात निर्यात हो, ओपन फॉर ऑल कर दिया गया कि ये हमारी ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी होगी, ठीक है। कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क में कमी, आयात निर्यात के लिए जो कस्टम ड्यूटी है या सीमा शुल्क है उसमें बड़ी कमी की गई ग्लोबलाइज करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर, ठीक है। एफडीआई सीमा या लिमिट में वृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आगे आप देखेंगे इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई की लिमिट में वृद्धि। क्यों? क्योंकि हम अगर ग्लोबलाइज करना चाह रहे हैं, विदेशी कंपनियां भारत में आएं और भारत में इन्वेस्टमेंट करें, ग्लोबलाइज करें, यहां प्रोडक्शन होगा और यहां से चीजें यहां पर मिलेंगी, बाहर जाएंगी, ठीक है, उस व्यवस्था के तहत हम आए। पहले क्या था? एफडीआई लिमिट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये मार्कर बनाने वाली कंपनी है इंडिया की। अब इंडिया की कंपनी जो है वो कह रही कि फॉरेन की एक कंपनी जो है, इस कैमलिन जो है, वो इंडिया में इस मार्कर को बनाने में इन्वेस्टमेंट में आना चाहती है। बट हमारी लिमिट क्या थी एफडीआई की कि वो फॉरेन की कंपनी इस मार्कर बनाने वाली कंपनी में 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। अब उसका इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हम 50% इन्वेस्टमेंट करेंगे, 50% प्रॉफिट होगा और हमारे पास उसके गवर्निंग राइट नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी कंपनी में जिसके शेयर 51% या उससे ज्यादा होते हैं, गवर्निंग राइट उसी के पास होते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी कंपनियां इंटरेस्ट नहीं लेती थी, बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करने का इंटरेस्ट नहीं लेती थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि ज्यादातर सेक्टर्स में एफडीआई लिमिट को 100%, 74%, 51% कर दिया गया। मतलब आप आइए, आप उसके राइट्स को यूज करिए और यहां पर बड़े पैमाने पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या विदेशी निवेश करिए। ठीक है, तो बच्चों आप समझ रहे होंगे कि कैसे ये तीनों चीजें आपको क्या दिखा रही हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का इफेक्ट दिखा रही हैं कि 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा कैसे ये प्रभाव भारत में लाया गया। और इसी आज भी अगर हम देखें, आज भी आज की डेट में आप देखिए तो समाजवाद से पूंजीवाद, हम जैसे जैसे 2020 में आगे बढ़ रहे हैं, पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इसी लॉकडाउन पीरियड में भारत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया, रक्षा क्षेत्र में 74% एफडीआई की अनुमति प्रदान की। आप सोचिए, रक्षा किसी भी देश का सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है और अगर डिफेंस सेक्टर में 74% एफडीआई की परमिशन दे दी गई तो आप समझ सकते हैं कि पूंजीवाद का कितना बड़ा प्रभाव है। अब हम निजी कंपनियां भारत की रक्षा उद्योगों में अपना 74% निवेश कर सकती हैं, यानी उनके पास कितना बड़ा अधिकार होगा, वो कितना प्रॉफिट ले सकती हैं, आप इसको समझ सकते हैं। तो इससे बड़ा पूंजीवाद का कोई उदाहरण नहीं होगा कि पूंजीवाद का प्रभाव कितना ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, इसके अलावा इस ड्यूरेशन में कुछ ऐसी चीजें हुई, एलपीजी नीति बहुत कुछ बताती है। जैसे इस ड्यूरेशन में सरकार ने एक निर्णय लिया कि अब जो डेवलपमेंट होगा अधिकतर वो PPP मॉडल के आधार पर होगा। PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक मतलब सरकार, प्राइवेट जो निजी क्षेत्र, और पार्टनरशिप। किसी हाईवे का निर्माण करना है, गवर्नमेंट ने जमीन एक्वायर करी और उसके बाद उसको प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर कर लिया। अब वो प्राइवेट सेक्टर उस रोड को बनाता है, उस एक्सप्रेसवे को बनाता है और उसके बाद फिर टोल के द्वारा वो अपनी लागत को वसूलता है, टोल टैक्स के द्वारा, और फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों के बीच शेयर्स जो है, यानी जो भी इनकम हुई वो डिवाइड हो जाती है। तो ये प्राइवेट सेक्टर का ये बड़ा प्रभाव है। जो कार्य पहले केवल सरकार करती थी, चाहे वो रोड डेवलपमेंट हो, चाहे कोई भी डेवलपमेंट हो, इस तरह का वो सारा अब प्राइवेट सेक्टर के, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमारे हाथ में जो है ये चीजें नहीं है। ठीक है, आज हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है, उसके लिए हमें करना होगा। ठीक है, इस ड्यूरेशन में आप देखिए तो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का प्रभाव बढ़ता चला गया। बड़े मार्केट पर जो है वो प्राइवेट सेक्टर ने धीरे धीरे कैप्चर कर लिया। लेकिन यहां एक चीज जरूर हम आपको याद दिलाएंगे कि
समाजवाद से हम पूंजीवाद की ओर चले हैं, लेकिन अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था, हम ये नहीं कह सकते कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। हमारी अर्थव्यवस्था आज भी समाजवादी है। आज भी हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। आज भी हमारी अर्थव्यवस्था में सरकारी संस्थाओं का नियंत्रण है, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे सेबी हो, चाहे आईआरडीए हो, नियंत्रण है, कंट्रोल है, ट्राई है, सबका नियंत्रण है। हाँ, ये है कि उसमें प्रभाव किसका है? पूंजीवाद का। इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि हर एक सेक्टर में हम मैक्सिमम एफडीआई की लिमिट कर रहे हैं। हमारे ऐसी इंडस्ट्रीज जो लॉस में नहीं है, हम उसको भी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत सेल करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम जिसको सुधार सकते हैं उसे भी नहीं सुधार रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसका प्रभाव है? पूंजीवाद का। चाहे रिटेल सेक्टर हो, चाहे होलसेल सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में आज कैपिटलिस्टिक जो इफेक्ट है वो हमें दिखाई पड़ रहा है, बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो आर्थिक युग है, इसमें आज भी हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन कौन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था? पूंजीवाद के प्रभाव से युक्त, कैपिटलिस्टिक इफेक्ट से युक्त। हमारी अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और उसको सबसे अच्छा एक्सप्लेन आप बच्चों एलपीजी के द्वारा कर सकते हैं। आज भी एल, पी और जी, ये तीनों के फीचर्स आपको स्पष्ट रूप से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो आप किसी भी सेक्टर में देख सकते हो। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी का जो पहला यूनिट था, उसका ये जो आपका सबसे बड़ी बात यहां पर ये थी बच्चों कि इसमें आपको समझना ज़्यादा था, आपको नोट्स कम बनाना था, नोट्स थोड़ा ही बनाना है, आपको समझना ज़्यादा है, क्योंकि इसके आधार पर अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादातर ऐसा होगा कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये बच्चों ध्यान रखिए आप कि आप अपने इस चैप्टर में कॉन्सेप्चुअल बेस पर अपने को तैयार रखिए, तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और कॉन्सेप्चुअल बेस पर आप अगर अपने को तैयार रखते हो तो कभी भी आपको कोई समस्या नहीं होगी अपनी अर्थव्यवस्था को समझने में। ठीक है, देखिए हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि कोई भी विषय हो, उसको समझने का सबसे अच्छा दृष्टिकोण होता है उसके सरलतम रूप को स्वीकार कर लिया जाए, उसको हम क्लिष्ट ना बनाएं, उसको हम कठिन ना बनाएं। ठीक है, उसको कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और अगर सिंप्लीफाई करके उसे हम रिसीव करने की कोशिश करें तो श्योर है कि हम उसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो परिचय था, एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आपने देखा कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, एक मिक्स इकोनॉमी है, और इसके बाद फिर कैसे हमारी अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ है वो किस क्रम में हुआ है, इसको आपने देखा। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है, मैंने ये सोचा था कि जो है वो आज ही वो टॉपिक भी मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा, लेकिन अब थोड़ी सी शुरुआत करके उसके बाद उसको ब्रेक करने से अच्छा है कि हम नेक्स्ट मीटिंग में जो है अपने नए टॉपिक इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक नियोजन को शुरू करें। ठीक है, आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग आपकी बार बच्चों बहुत सारी जो भी चैप्टर्स आएंगे आपके, आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि सब कुछ अपडेट होकर आपके सामने आएगा। तो जिन्होंने पहले मुझसे इकोनॉमी पढ़ी हुई है वो भी इस बात के लिए अलर्ट रहें कि उनको अगर वो फिर से वर्कआउट करते हैं तो उनको बड़े फायदे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आप अपनी तैयारी जो है वो पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ करते रहो। किसी बात का इंतजार मत करो कब आएंगे, इन बेंच पर बैठेंगे, हम यहाँ पर जो है अपने दोस्त के साथ बैठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस सब का इंतजार करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप कार्य में, कर्तव्य में इतना लीन हो जाओ कि आपको एक पता ही ना चले कि कब जो है वो समय भी आ गया जब आप बिल्कुल, हम लोग उसी प्रोसेस में आ जाएंगे, उसी प्रक्रिया में आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं भाई आज नहीं तो कल जल्दी से जल्दी
जो है उस प्रोसेस में आएंगे और फिर उसके बाद आप जो है, लेकिन उस प्रोसेस में आप कॉन्फिडेंस के साथ तभी आ पाएंगे जब आप आज की ऑनलाइन प्रक्रिया में अपने को पूरी तरह से तैयार रखोगे। अदरवाइज उस समय तक मैं सच में बताऊं, बहुत से लोग कंपटीशन से बाहर हो चुके होंगे। वास्तविकता है, ये कटु सत्य है कि जो आज नहीं जुड़ा है कंपटीशन से, वो उस समय तक बाहर हो चुका है, ये निश्चित मान के चलिए। और जो लोग डायरेक्टली इस सिस्टम से, इस व्यवस्था से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको अगर आप इनडायरेक्टली कोई ट्रांसफर करते हो डेटा, कोई लिंक ट्रांसफर करते हो, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। आप अपनी असफलता का आधार तय कर रहे हो। क्यों? कैरियर के मामले में कई बार मैं कहता हूं कि सेल्फिश भी होना पड़ता है, हमेशा सोशल होने से काम नहीं चलता, तो बहुत बार सेल्फिश भी होना पड़ता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको जो करना है अपने लिए करना है, औरों का सहयोग करिए, लेकिन उतना जितना उचित है। अनुचित प्रकार का सहयोग अगर कर रहे हैं तो अपनी असफलता की तैयारी कर रहे हैं। और अनुचित ही है कि वो व्यक्ति डायरेक्ट क्यों नहीं सपोर्ट ले रहा है, इनडायरेक्ट क्यों बात कर रहा है, क्योंकि हर रास्ते हमने, हर कैंडिडेट को हर रास्ते उपलब्ध कराए हैं। तो इसलिए अगर कोई ऐसा करता है तो ये गलत है। ठीक है, तो बच्चों आप अगले टॉपिक का वेट करिए, इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो है अभी जो लिखने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हो सकता है बहुत कुछ नहीं है, आगे आने वाला है। ठीक है, तो आप अपने को प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।